हमने पढ़ा था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कि जब किसी कंडक्टर को मेटल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो किस प्रकार से बिहेव करेगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो हमने पढ़ा। उसी से रिलेटेड एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड पता ही होगा आपको क्या होती है। शील्ड मतलब ढाल, प्रोटेक्ट करने का एक यंत्र कह दे, प्रोटेक्टिंग यूनिट शील्ड होती है। तो इलेक्ट्रो शील्डिंग मतलब प्रोटेक्ट करना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है कि किसी जगह को या किसी मटेरियल को या किसी डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से बचाने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट a device or a region from the effect of external electric field। अब कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? आपने पढ़ा कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आप चाहे कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड द कंडक्टर होगा वो जीरो होगा। तो जिसको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है उस रीजन को, उस जगह को या उस डिवाइस को हम एक होलो कंडक्टर के अंदर रखें। तो क्या करेंगे मेथड? इसका मेथड क्या हुआ तरीका बचाने का? कीप दैट रीजन और डिवाइस इनसाइड ए होलो कंडक्टर। ठीक है, ये मेथड जैसे कि काम भी आता है। टीवी में भी जो पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट होता है उसको उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए उसको एक होलो कंडक्टर के अंदर रखा जाता है। तो वहां पर भी है डेली लाइफ में, जैसे आपसे ये कहा जाए कि ड्यूरिंग थंडरिंग वेयर विल बी सेफर। अगर आपको ऑप्शन दे दी जाए अंडर द ट्री, अंडर द टेबल, इनसाइड द रूम, इनसाइड ए कार, तो आपका इसका जो आंसर सही होगा वो होगा इनसाइड ए कार, बिकॉज कार इज मेटेलिक बॉडी एंड वी कैन से इट इज ए होलो कंडक्टर। So inside the conductor electric field is zero, so we will be safer inside the car। तो थंडरिंग जब हो रही है, बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा, अगर आपको डर लग रहा है कि बिजली गिरने का डर है आपको, तो आप किसी कार के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सेफ होंगे, क्योंकि उसके ऊपर जैसे ही मान लो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज आता है तो सारा चार्ज ऑन दी सरफेस स्प्रेड हो जाएगा, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो ये फिनोमिना कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स को बताने से पहले हम बात करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स की। उनमें से एक होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिनमें पोल्स बन जाएं।
पोलर मॉलिक्यूल जिनमें पोल हो, पोल्स हो, दो ध्रुव हो। तो कौन से मॉलिक्यूल जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर ऑफ मास हैं वो कुछ दूरी पर हो, उनके बीच में कुछ सेपरेशन हो, तो वो एक पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, बिल्कुल कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो क्या कहेंगे हम? ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज do not coincide with each other। एक दूसरे के ऊपर ना आए, उनमें कुछ सेपरेशन हो, और सेपरेशन बिटवीन देम, तो उनमें कुछ सेपरेशन होगी। अब सेपरेशन होगी कैसे, वो हम थोड़ा बताएंगे। यहाँ पर एग्जांपल दे देते हैं पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के। आप दे सकते हो जैसे कि H2O है, CO2 है, ठीक है, NH3 है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि आप H2O को एक दिखाना चाहो, दिखा सकते हो यहाँ पर कि ये तो हो गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, O, और दो हो गए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। ये किसका है? ऑक्सीजन का। दो हाइड्रोजन के हो गए H2O। अब इसमें ये तो हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव ऑक्सीजन का, और ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। ऑक्सीजन का नेगेटिव तो एक ही है, जिसका सेंटर में तो खुद यही हो गया। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के ऊपर यहाँ आएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव आप कहोगे। तो नेगेटिव और पॉजिटिव में सेपरेशन हो गई, तो ये एक डाइपोल का काम करेगा, और उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब एक सब्सटेंस पोलर मॉलिक्यूल से बना हो तो उसमें क्या होगा? हर मॉलिक्यूल का अपना एक डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल का क्या कह सकते हो? एक पोलर मॉलिक्यूल has its own dipole moment, ठीक है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हुआ। दूसरा हम पढ़ रहे हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो उल्टा होगा इससे, नॉन पोलर, जिसमें पोल्स ना हो, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होंगे, उनके सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, कोई सेपरेशन उनमें नहीं होगी, तो कोई डाइपोल नहीं बनेगा, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो क्या कहेंगे? ए मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास of negative and positive charge coincide with each other, ठीक है। एग्जाम्पल H2O2 N2, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये
कैसे हुए, कैसे मॉलिक्यूल हुए ये, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो उसमें होंगे, कोई गैप नहीं होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ए नॉन पोलर molecule does not have its own dipole moment। ठीक है, उसका अपना कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो आगे हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर सब्सटेंस। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, उस सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट dipole moment of substance is zero। क्यों जीरो? क्योंकि देखो हर मॉलिक्यूल का तो अपना डाइपोल मोमेंट है, लेकिन वो मॉलिक्यूल सब्सटेंस में क्या होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। कोई मॉलिक्यूल ऐसे है, कोई ऐसे डाइपोल मोमेंट उनके दिखाएंगे भी हम कैसे अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस है ऐसे। तो इस प्रकार से रैंडमली ओरिएंटेड होंगे और नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। रिजल्टेंट तो निकलेगा इनका। क्यों, हम उसमें बता भी देंगे, बिकॉज ऑल द मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, या अलाइन कह सकते हो आप, एज शोन। तो ये इस प्रकार से। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा यहाँ पर, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन पे फोर्स लगेगी और ये सभी एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज applied, then a force will exert on each molecule and they tend to, try to align along the direction of electric field. And there will be some net dipole moment as following। थोड़ा सा दिखा देते हैं फिगर में। कि ये मॉलिक्यूल थे,
तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया यहाँ, एक तरफ पॉजिटिव मान लो, एक तरफ नेगेटिव, तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव, ऐसे मॉलिक्यूल्स के इस प्रकार से हो जाएंगे। ऐसे, ठीक है, तो कुछ नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर हो जाएगा। ये इफेक्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पोलर मॉलिक्यूल से बने हुए सब्सटेंस पर। अब ऐसे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर सब्सटेंस, नॉन पोलर, ठीक है। अब एक बात देखिए, आपको बताई हमने कि नॉन पोलर सब्सटेंस में क्या होता है, पहले ही हर मॉलिक्यूल का अपना डाइपोल मोमेंट 0 होता है, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, तो नेट टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस भी 0 ही होगा, ठीक है। तो सीधा लिख सकते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सब्सटेंस इज 0। कारण आप बता सकते हो, बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच molecule is 0, ठीक है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो फिर से फोर्स लगेगी, वो जो सेंटर ऑफ जो है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज हैं वे खींचेंगे, मतलब उनके ऊपर फोर्स लगेगी पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, और मॉलिक्यूल स्ट्रेच हो जाएगा, और स्ट्रेच हो जाएगा तो वो पोलर बन जाएगा और वे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर वही बताएंगे, बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड then due to इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हो आप, molecules are stretched and become polar molecules. So they align in the direction of, along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे दिखा देंगे, बात देखने में फिगर वैसा ही होगा जैसा एक पोलर मॉलिक्यूल सब्सटेंस में था, लेकिन अंतर है दोनों में। अंतर क्या है कि वहां पर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट पहले से ही था और वो अलाइन हो गए थे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। यहाँ पहले डाइपोल मोमेंट 0 था, ये स्ट्रेच हो गए हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो ये इफेक्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके ऊपर, पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के ऊपर। मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। सो देयर विल बी
नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ substance in the presence of an electric field, चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर है, दोनों में ही नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अप्लाई होगा। तो अब ध्यान से समझिए, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा तो कितना होगा, क्या होगा, और नेट डाइपोल मोमेंट आएगा तो यहाँ पर हमें एक और टर्म मिलेगी, हम वो बताने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, पोल्स बन रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहा है, इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। तो वहां पर एक टर्म आएगी मॉलिक्यूलर और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। क्या है समझिए ध्यान से, कि चाहे पोलर है चाहे नॉन पोलर है, तो उसका तो डाइपोल मोमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स का तो डाइपोल मोमेंट होगा उस सब्सटेंस का, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। तो इट इज फाउंड दैट dipole moment of each molecule depends on applied electric field, that is P proportional to epsilon naught E is the electric field। एप्सिलॉन नॉट यहां पर इसके साथ लिया जाएगा यूनिट्स को जो है मैच कराने के लिए। अब यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल लेते हैं, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है अल्फा, एप्सिलॉन नॉट ई, वेयर दिस अल्फा is the constant of proportionality and it is called atomic or molecular polarizability। atomic और molecular polarizability, ठीक है, that is alpha। this alpha will be equal to P divided by epsilon naught E, ठीक है। अगर आप इसकी यूनिट निकालो तो क्या आएगी यूनिट, जानता हूं आपको एक्सप्लेन करके। यूनिट जैसे अल्फा आपके पास है P अपॉन epsilon naught E, P is the dipole moment। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होती है चार्ज की और डिस्टेंस की, तो चार्ज कूलम और मीटर। एप्सिलॉन नॉट आपने फॉर्मूला में पढ़ा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला है। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आए, F इधर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई इसकी, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। E फोर्स पर डिस्चार्ज, न्यूटन पर कूलम। तो देखिए ये न्यूटन की -1 ये प्लस थी, ये खत्म हो गया। थोड़ा सा देखिए आप इसको इधर, ये ऊपर जाके माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, ये मीटर, ये कूलम स्क्वायर, ये जो है न्यूटन तो खत्म ही हो चुका है,
मीटर -2 है तो कूलम स्क्वायर, तो मीटर क्यूब, तो अल्फा की यूनिट क्या आई, SI यूनिट इज मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी हुई। इसकी वैल्यू भी आपको बता देता हूं मैं। किसी सब्सटेंस के लिए जनरली इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अल्फा इज फ्रॉम 10⁻⁻29 टू 10⁻30 मीटर क्यूब। ठीक है, ये जनरली इसकी वैल्यू होती है। ये था एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक्स और उनकी टाइप्स कि कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो हमने पढ़े, पोलर और नॉन पोलर, इनके आधार पर ही डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे हम। तो वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।